हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारे एंटीनेटल विजिट्स होते हैं। एंटीनेटल विजिट्स मतलब जो हमारा प्रेगनेंसी का 9 मंथ्स का जर्नी होता है, उस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास कितनी विजिट्स कंपलसरी करनी चाहिए। तो इसके लिए डब्ल्यूएचओ गाइडलाइन देता है कि एटलीस्ट 8 आपको विजिट्स करनी चाहिए अपने जो भी आपके नियर बाय डॉक्टर हैं या जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हैं। तो ये क्यों रिक्वायर्ड होते हैं? क्योंकि जो भी आपकी कंडीशन है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर की जाए डॉक्टर के थ्रू, जिस वजह से किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन आने से पहले ही डॉक्टर आपको सतर्क कर सकता है थ्रू स्कैन्स या फिर थ्रू क्लिनिकल एग्जामिनेशंस। तो इसके लिए आपके ये एंटीनेटल विजिट्स बहुत कंपलसरी होते हैं फॉर अ हेल्दी ग्रोइंग बेबी। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ मैंने बताया 5th वीक होता है, मतलब 5th वीक से पहले आपको एक विज़िट बहुत ज़रूरी होती है। उसके अलावा 20th वीक, 24th वीक, 30th वीक, 34th वीक, 36, 38 एंड 40th वीक। तो स्टार्टिंग में जो आपका फर्स्ट विजिट होता है वो कंफर्मेशन के लिए रहता है। उसके बाद की जो विजिट्स होते हैं वो मोस्टली या तो स्कैन्स के लिए होते हैं या फिर क्लिनिकल एग्जामिनेशन के लिए होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोइंग स्टेज ऑफ द बेबी। मतलब डॉक्टर्स को जो ये वीक हमने डिसाइड करे हैं वो इस बेसिस पे होते हैं कि इन टाइम पे मेजर आप कह सकते हो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखने को मिलते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ डिसाइडेड है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं या फिर जो भी प्रेगनेंसी अगर होती है आफ्टर द एज ऑफ 35, तो उसमें जो ये एंटीनेटल विजिट्स का काउंट है ये हमें ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चांसेस होते हैं प्री टर्म डिलीवरीज के, लो बर्थ वेट बेबीज़ के कि मतलब जो बेबी है उसका जो बर्थ वेट है वो काफ़ी कम है एवरेज वेट से। तो इन सब केसेस में जो हमारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस जो डॉक्टर पहले ही शायद रिपोर्ट्स देख के आपको थोड़ा सा सतर्क कर देते हैं, तो उन केसेस में एंटीनेटल विजिट्स का काउंट ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो हमारा वीक्स का सिस्टम रहता है वो क्यों रहता है डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग रेदर देन मंथ्स। तो कोई भी डॉक्टर, अगर आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो वो आपको वीकली टेस्ट के लिए बोलेंगे या फिर वीकली ही आपको विजिट के लिए बोलेंगे देन मंथली सिस्टम। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा प्रेगनेंसी का जर्नी है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होता है और जो भी हमारी स्टडीज़ होती हैं वो सारी वीक्स के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होते हैं वो वीक्स के अकॉर्डिंग होते हैं। डॉक्टर को ये चीज़ बहुत हेल्प करती है पेशेंट को अंडरस्टैंड करवाने में कि आप अभी इस स्टेज पर हैं एंड आपको इसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो स्कैन्स हो, चाहे वो टेस्टिंग हो। तो इसलिए जो हमारा वीक सिस्टम होता है वो बेटर होता है। सेकेंड थिंग कि जो हमारा मंथ होता है, आपको पता होगा कि 30 या 31 डेज़ का ऑल्टरनेटिव मंथ्स का हमारा सिस्टम रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि डेज़ का जो काउंट होता है वो काफ़ी मिसमैनेज्ड रहता है। वीक सिस्टम में वो बिल्कुल प्रिसाइजली हमारा रन करता है एंड काफ़ी हेल्पफुल रहता है इस कंडीशन में। इसके नेक्स्ट हम टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो है हमारा कि जो अगर हमारा एग फर्टिलाइज हो गया है तो वो किस तरीके से एक बेबी के फॉर्म में डेवलप होता है एंड उसके जो हमारे ट्राइमेस्टर रहते हैं उसके हम सिम्टम्स के बारे में जानेंगे एंड जो भी मतलब ऑर्गन डेवलपमेंट है या किस तरीके से डेवलप होता है उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट। तो सबसे पहला जो हमारा फर्टिलाइज्ड एग होता है ऑन लाइक 14th डे हमारा फर्टिलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट इसके बाद वो 5 to 7 डेज लगाता है टू कम टू द यूट्रस। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट होने के लिए वो भी एक सिंगल सेलुलर के फॉर्म में बना रहता है। उस सिंगल सेल में माइटोसिस का एक आप कह सकते हो प्रोसेस होता है। माइटोसिस मतलब जब एक सेल दो सेल इक्वली साइज के सेल्स में डिवाइड करता है। तो ये इस तरीके से डिवाइड करते करते 16 सेल्स तक जब पहुंच जाता है तो उस स्टेज को ब्लास्टोसाइट कहते हैं। जो ब्लास्टोसाइट की स्टेज होती है दैट इज बेस्ट फॉर इम्प्लांटेशन। उसके बाद क्या होता है, वो एक सर्कुलर शेप का होता है।
देन उसके बाद वो एक डिस्क शेप ले लेता है जो 3 लेयर्स में बँट जाता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। जब ये 3 लेयर्स फॉर्म हो जाती है तो एक ब्लास्टोसाइट को हम एम्ब्रियो कह सकते हैं, जो अराउंड 4 वीक पर हमें देखने को मिलता है। तो जो 4th वीक हमारा होता है वो हमारा ऑफिशियल एक एम्ब्रियो कहलाता है। एम्ब्रियो मैंने आपको बताया कि एक सर्कुलर शेप से एक डिस्क शेप में चेंज हो जाना, जिसके अंदर 3 लेयर्स हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये 4th वीक पे आपको कैसे जैसे पता चलता है कि प्रेगनेंसी का काफ़ी पेशेंट्स को ये चीज़ डाउट रहती है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि सपोज आपको 1 जैन को पीरियड आया था, उसके बाद 1 फेब को आपको पीरियड मिस हो गया है, तो जो आपका काउंटिंग रहता है प्रेगनेंसी का वो 1 जैन से रहता है, क्योंकि जो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया फ्रॉम अ सिंगल सेल टू ब्लास्टोसाइट एंड टू अ एम्ब्रियो, ये जो पूरा प्रोसेस होता है हमारा प्रीवियस मतलब जैन के महीने में कंटिन्यू होता है एंड 1 फेब तक ये चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए जो प्रेगनेंसी होती है उसको हमेशा जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है उस डे से काउंट करना शुरू करते हैं। ये चीज़ काफ़ी जो रूरल एरियाज़ है या फिर जो पेशेंट्स एजुकेटेड नहीं होते हैं उनमें इस तरीके की भी एक मिथ रहता है कि जैसे काफ़ी पेशेंट्स की शादी होती है एंड नेक्स्ट मंथ ही वो कंसीव कर जाते हैं, तो उनको ये डाउट रहता है कि ये चीज़ कैसे पॉसिबल है। तो ये चीज़ इसलिए पॉसिबल होती है कि हो सकता है शादी से पहले उसके लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड आए हों एंड ऑन द डे ऑफ मैरिज और आफ्टर लाइक 1 to 2 days कोइटस का प्रोसेस हुआ है एंड वो उसी टाइम जो एग है वो फर्टिलाइज हो गया है एंड नेक्स्ट मंथ ही प्रेगनेंसी शो कर जाती है। तो इस चीज़ का मैं इस वीडियो के थ्रू बस्ट करना चाह रही थी एंड आजकल काफ़ी डॉक्टर्स भी इस चीज़ को काफ़ी पेशेंट्स को काफ़ी बता रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं, जो आज सोसाइटी की नीड है। नेक्स्ट हम जानेंगे, हमने जाना 4th वीक पर एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो चुकी है। उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बाद 5th वीक में आपका जो न्यूरल ट्यूब होती है जिससे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है उसकी डेवलपमेंट देखी जाती है। इसके अलावा 5th वीक पर हम हार्ट का जो हार्ट बीट होती है मतलब हार्ट में हार्ट बीट का प्रोड्यूस होना, वो चीज़ हम 5th वीक पे फील कर सकते हैं। इसलिए जो डॉक्टर्स फर्स्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं वो हमारा 5th वीक के अराउंड करते हैं, क्योंकि उसमें जो फीटस होता है उसका जो हार्ट बीट होता है वो इजीली देखा जा सकता है। नेक्स्ट इसमें आपका जो ऑर्गन डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे करके शुरू होता है। 5th वीक बताया। 6th वीक में इसमें आपके जितने भी आर्म्स होते हैं और लेग्स होते हैं उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है 6th एंड 7th वीक में। नेक्स्ट आपका जो भी डिजिट्स हैं, हाथ की उंगलियां हो गई या जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो सब डेवलप होते हैं एंड 10th वीक तक ये एक कंप्लीट बेबी का शेप ले लेता है कि मतलब उसका हेड फॉर्मेशन हो जाता है, उसके आर्म्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, फिंगर्स फॉर्मेशन हो जाती है, लेग्स, फीट, एवरीथिंग। नेक्स्ट हम जान लेंगे 2 टर्म्स के बारे में, एक एमनियोटिक सैक और एक होता है प्लासेंटा। एमनियोटिक सैक आपने काफ़ी अगर आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें मेंशन होता है कि वो आपका अच्छे से बना हुआ है एंड जो वाटर कैपेसिटी है वो भी एकदम सेफ है। वो क्या होता है, वो एक तरीके का आप कह सकते हो बिल्कुल थिन लाइन बैलून टाइप स्ट्रक्चर होता है आपके बेबी के अराउंड। तो उसके अंदर पानी रहता है जिस इन्वायरमेंट में बेबी बिल्कुल सेफ रहता है। वो एक तरीके से शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है कि मदर अगर किसी भी तरीके की एक्टिविटी कर रही है, जैसे इवन स्लीप में भी एकदम से पोजीशन चेंज हुई है तो उस वजह से बच्चे को हार्म ना हो एंड बच्चा जो एमनियोटिक सैक है उसमें सेफली प्लेस्ड रहे। नेक्स्ट प्लासेंटा। प्लासेंटा एक तरीके का ट्यूबल स्ट्रक्चर होता है जो हमारा O2 जो ऑक्सीजन है और जो न्यूट्रिएंट्स है उसका सप्लाई कराता है फ्रॉम द फीटस टू द मदर, और जो भी वेस्ट है उसका भी एक्सचेंज कराता है इन बिटवीन टू। तो ये बनता कैसे है, ये हमारा बनता है ट्रोपोब्लास्ट लेयर से एंड इट इज़ अ फ्यूजन ऑफ द फीटल टिश्यूज कोरियन फ्रंडोसम एंड मैटरनल टिश्यू डेसिडुआ बेसालिस। तो इन दोनों के फ्यूजन से ये प्लासेंटा फॉर्म होता है। मैंने इसका आपको काम समझा दिया कि इसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन एंड जो न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज है वो होता है फ्रॉम द मदर एंड बेबी, आपस में एक्सचेंज होता है एंड वेस्ट मटेरियल का भी।
नेक्स्ट हम जान लेंगे कि ट्राइमेस्टर क्या होते हैं और ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग एक प्रेग्नेंट फीमेल क्या क्या सिम्टम्स देखती है और क्या क्या डेवलपमेंट होती है, मैं आपको ट्राइमेस्टर वाइज नेक्स्ट बताती हूँ। फर्स्ट इसमें जो आता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर, वो आपका रहता है फ्रॉम वीक 1 टू वीक 13। इसमें जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, सबसे पहला उसमें एमेनोरिया देखने को मिलता है। एमेनोरिया मतलब नो पीरियड्स, पीरियड्स उसके स्टॉप हो जाते हैं। तो नेक्स्ट इसमें आपको नोज़िया और वॉमिटिंग ज़्यादा रहती है काफ़ी फीमेल्स में, जिसको हम मॉर्निंग सिकनेस का नाम भी देते हैं। काफ़ी पेशेंट्स में ये जो मतलब पैटर्न होता है वो ज़रूरी नहीं है मॉर्निंग में रहता है, आफ्टर ईटिंग एनीथिंग वो चीज़ देखने को मिलती है कि उन्हें नोज़िया की फीलिंग रहती है और वॉमिटिंग रहती है। इसके अलावा फटीग मतलब कुछ भी हल्का सा काम करने पर भी उन्हें थकान महसूस होने लग जाती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये किसी किसी पेशेंट में देखा जाता है, सब में नहीं। इसके अलावा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड आप कह सकते हो जो क्रेविंग्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो जो मैंने आपको बेबी डेवलपमेंट बताया फ्रॉम वीक 1 टू वीक 13, तो इसमें ही मोस्टली जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो आपका रहता है वीक 13 से वीक 26 तक। तो इसमें जो आपके प्रीवियस ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स रहते हैं जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, वो आपको काफ़ी इम्प्रूव देखने को मिलते हैं। इसमें आपकी जो एनर्जी लेवल्स है और जो एपेटाइट है वो आपको इंक्रीज़ मिलती है। आप इजीली खाना खा पाते हैं विदाउट द फियर ऑफ गेटिंग इट वॉमिटेड, क्योंकि काफ़ी फीमेल्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विजिट बताती हैं कि वो खाना भी इस डर से नहीं खाती हैं कि उन्हें वॉमिटिंग हो जाएगा। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये चीज़ काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा जो आपका बेली एरिया है वहाँ पे आपको इचीनेस फील हो सकती है, टाइटनिंग्स ऑफ स्किन, या फिर इसके अलावा स्ट्रेच मार्क्स आपको स्टार्ट हो जाते हैं दिखने। तो उसके लिए कुछ भी एज सच काफ़ी मार्केट में अवेलेबल हैं क्रीम्स वगैरह, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी जो इचिंग होता है उसको आप कॉटन के पैड से या फिर कॉटन की हैंकी से आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा आप स्क्रैच कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं निशान रह जाते हैं स्ट्रेच मार्क्स के फॉर्म में। नेक्स्ट इसमें आता है आपका कि क्या बेबी में चेंजेस होते हैं। जो इसमें हमारी बोन्स होती है फीटस की वो हार्ड होनी शुरू हो जाती है, स्किन थिकनिंग शुरू हो जाती है, बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो पाती है, वो सेंस कर सकता है लाइट को, और इसके अलावा जो आई लिड्स हैं वो भी वर्किंग देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी प्रॉपरली आपको फील होगी, हार्ट बीट जो होगी वो भी आपको अच्छे से फील होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसके अलावा आपको निपल जो ब्रेस्ट होते हैं वहाँ पे सोरनेस फील होती है, थोड़ी आपको टाइटनेस फील होगी। इसके अलावा जो राउंड लिगामेंट होते हैं वहाँ पे आपको पेन शुरू हो जाएगा, या पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं वीडियो में कि कौन सी रीजन की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर आपका आता है वो है थर्ड ट्राइमेस्टर, जो आपका रहता है वीक 27 से वीक 40। तो ये आपका लास्ट ट्राइमेस्टर होता है। इसमें जो बेबी का ग्रोथ होता है वो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बहुत जो वेट गेन होता है बेबी का वो मोस्टली इसी टाइम पे होता है, कि जो एक अपना वो कंप्लीट जो बॉडी वेट है वो गेन कर लेता है इस टाइम पे। एंड इसके अलावा जो पेशेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं वो थोड़ा ये रहता है कि मतलब वो स्लीप, उनको सोने में थोड़ी दिक्कत होनी शुरू हो जाती है ड्यू टू द ग्रोइंग बेबी। तो ऐसा कहा जाता है, काफ़ी डॉक्टर्स भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमें एक लेटरल पोजीशन में, लेफ़्ट लेटरल पोजीशन इज़ द बेस्ट पोजीशन टू स्लीप इन थर्ड ट्राइमेस्टर। तो हमें सीधा होके नहीं सोना है, वो थोड़ा सा हमें दिक्कत कर सकता है इन द ब्लड सप्लाई टू द फीटस। तो पोजीशन, बेस्ट पोजीशन मैंने आपको बताई। इसके अलावा आपको जो आपका हार्ट बीट है आपको खुद का भी लगेगा कि शायद थोड़ा सा रेज्ड है, या फिर जो आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो आपको इस टाइम पे काफ़ी हद तक फील होता है। आप कुछ खाना खाते हैं तो आपको लगता है आप इजीली मतलब बहुत जल्दी ही आपका टमी फुल आपको फील होता है, क्योंकि ग्रोइंग वेट आप अपना यूरिन होल्ड नहीं कर पाते हैं, और जिस वजह से आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखने को मिलता है। काफ़ी पेशेंट्स में अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थोड़ी बहुत भी कॉन्स्टिपेशन रह रही है
तो काफ़ी पेशेंट्स में देखा जाता है कि हेमरॉइड्स का रूप वो ले लेती है, जो पाइल्स जिसको हम एक आम भाषा में कहते हैं। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कॉन्स्टिपेशन को अवॉइड करिए कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। थोड़ा-सा हाई फाइबर डाइट आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। जंक फूड या फिर एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेने से काफ़ी पेशेंट्स में कॉन्स्टिपेशन का सिम्पटम देखने को मिलता है, क्योंकि जो हेमरॉइड्स का ट्रीटमेंट है वो थोड़ा टिपिकल हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। अगर पेशेंट्स इस चीज़ से सफ़र करते हैं तो एंड ये चीज़ डिलीवरी में भी काफ़ी दिक्कत देती है। इसके नेक्स्ट इसमें ये आता है कि 36 वीक्स के बाद काफ़ी पेशेंट्स में थोड़े से ट्रिगर्स देखने को मिलते हैं कि उन्हें पेन, जो लेबर पेन होता है वो स्टार्टिंग में फॉल्स लेबर पेन आप देख सकते हैं कि हल्का-हल्का आपको पेन रेडिएट फ़ील होता है आपके बैक में या फिर आपके ग्रॉइन रीजन में। जो ट्रू लेबर पेन होता है वो आपको अराउंड 1 घंटे तक रहता है, जो एक रेडिएटिंग पेन रहता है। हर 5 आप कह सकते हो कि 5 हर 5 मिनट में आपको आता है, जो एक सिंगल आपको 1 मिनट तक लास्ट करता है, सिंगल जो पेन होता है। जो आपके फॉल्स लेबर पेन होते हैं वो आपको स्टार्टिंग ऑफ 36 वीक पे फ़ील हो सकते हैं, जो आपको दिन में रैंडमली कभी भी फ़ील होगा, आपको लगेगा कि शायद ये लेबर पेन है, बट वो स्टार्टिंग में फॉल्स लेबर पेन्स आते हैं। ट्रू लेबर पेन्स होते हैं जो थोड़े कंटिन्यूअस होते हैं एंड जो लास्ट करते हैं 1 मिनट से ज़्यादा, जो हर 5 मिनट में आते हैं एंड पूरा दिन में, मतलब ये आप काफ़ी बार फ़ील करेंगे तो वो आपके ट्रू लेबर पेन्स होते हैं एंड इट कैन रिज़ल्ट इन द डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। मतलब जो नीचे का रास्ता होता है वो आपको फ़ील होगा, या फिर डॉक्टर अगर आप विज़िट करते हैं इस ट्रू लेबर पेन को फ़ील करने के बाद, तो डॉक्टर आपको पीवी प्रोसेस करके पर वेजाइना आपका टेस्ट करके आपको ये चीज़ कंफर्म करती है कि आपको डायलेशन स्टार्ट हो गई है एंड किसी भी टाइम बेबी कैन कम आउट। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं प्रेगनेंसी में और उसके लिए हमें कैसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए और वो किस तरीके से हमें उस कंडीशन को हैंडल करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।